हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अथर्व जीके जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने भारत के भौगोलिक अवस्थिति या स्थिति के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का मानक समय और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन सारे के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भारत के भौगोलिक स्थिति का लिंक दे दूंगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, तटीय क्षेत्र, ये सारा का सारा यहाँ पर स्थित है, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। संपूर्ण देश के लगभग 10.6% भाग पर पर्वत है, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ी है, 27.7% क्षेत्र पर पठार है और 43.2% क्षेत्र पर मैदान है। पूरे भारत को हम लोग 6 भौतिक विभागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह और छठा है भारतीय महामरुस्थल। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर के विशाल पर्वतमाला से। उत्तर के विशाल पर्वतमाला को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्तर का विशाल पर्वतमाला कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी सीमा पर लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई और 150 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई में यह विस्तृत है। इस हिमालयी क्षेत्र को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या बृहत हिमालय या मुख्य हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी और चौथा जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है उसे हम लोग शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर के विशाल पर्वतमाला का सबसे उत्तरी भाग का, जो कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसके अंतर्गत सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सांपो जैसी पूर्ववर्ती नदियां बहती है। इसके अंतर्गत ये सारी पूर्ववर्ती नदियां बहती है। पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती है जो हिमालय के निर्माण से पूर्व भी बह रही थी। इसके अलावा इसके ट्रांस हिमालय में प्रमुख चोटियां जो है वो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये सारी की सारी श्रेणी ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में पाया जाता है। इसी ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है। इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन स्थित है, जिसे हम लोग गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। गाडविन ऑस्टिन को हम लोग गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इस काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या बृहत हिमालय या मुख्य हिमालय। ये महान हिमालय जो है वो उसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 120 से लेकर के 190 मीटर तक फैली हुई है। विश्व की लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां, मतलब विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारा का सारा इसी महान हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख चोटी में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, ये सारा का सारा महान हिमालय की प्रमुख चोटी है।
महान हिमालय जो है वो तिब्बत हिमालय से इंडो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। इसी महान हिमालय के अंतर्गत विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंची है, वो स्थित है। इस हिमालय को या इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की बात करें अगर, तो भारत की सबसे पहली महिला थी बछेंद्री पाल, जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद हम लोग तीसरा बात करते हैं, हिमालय के विभाजन में तीसरा हिमालय की बात करते हैं। तो तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी, जो कि हिमालय के बीच वाला भाग है, हिमालय का बीच में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3500 से लेकर के 4500 मीटर तक है और इसकी औसत चौड़ाई 60 से लेकर के 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इस श्रेणी में, इस हिमालय में प्रमुख चोटियां जो है वो पीर पंजाल है, धौलाधार है, नाग टिब्बा है, महाभारत है। ये इसी के अंतर्गत पीर पंजाल जो है वो हिमालय की, पूरे हिमालय की बात अगर करें तो पूरे हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल। और इसी मध्य हिमालय के अंतर्गत भारत के प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक स्थान पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपका कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, चकराता, चमोली, ये सारा का सारा भारत का स्वास्थ्य वर्धक स्थान है, जहां हम लोग छुट्टियां मनाने जनरली जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि महान हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और लास्ट में बात करते हैं शिवालिक हिमालय जो है वो मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। अब हम लोग हिमालय के चौथे भाग की बात करते हैं, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। यह हिमालय का सबसे निचला भाग है, यानी सबसे निचला भाग भी है और सबसे बाहरी भाग है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय, इसके बाद महान हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय और इसके बाद शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे बाहरी भाग जो है वो हिमालय का, उसे हम लोग बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय या उप हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच स्थित है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में छोटे छोटे घाटियां पाई जाती है। उस घाटियों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पश्चिम में दून और पूरब में द्वार के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इसी में उत्तराखंड में इस छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि शिवालिक हिमालय के बाद का क्षेत्र जो है वो उत्तर का विशाल मैदान शुरू होता है। शिवालिक हिमालय गंगा के मैदान से जो है वो हिमालय अग्रभ्रंश के द्वारा अलग होता है। ये आपका हुआ उत्तर का विशाल पर्वतमाला। अब हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान का क्षेत्र जो है वो हिमालय के ठीक दक्षिण में स्थित है, जो कि भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। इस उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। इसकी औसत लंबाई जो है वो 3200 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसी भूभाग के बीच में अरावली पर्वत की स्थिति है और इस अरावली पर्वत की स्थिति के कारण सिंधु और उसकी सहायक नदियां अरावली के पश्चिम में और गंगा और उसकी सहायक नदियां अरावली के पूर्व की ओर बहती है। सिंधु और उसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में सिंधु,
सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारा का सारा सिंधु की सहायक नदी है। अब गंगा और उसकी सहायक की नदी की बात करते हैं तो गंगा की सहायक नदी में यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, सोन, सरयू, ये सारा का सारा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर अरावली की स्थिति होने के कारण ये अरावली जल विभाजक का कार्य करती है और जल विभाजक का कार्य करने के कारण सिंधु और उसकी सहायक नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और गंगा और उसकी सहायक नदी पूर्व की ओर बहती है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान को भू आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्षेत्र है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भावर की। तो भावर जो है वो शिवालिक का गिरिपदीय क्षेत्र है। गिरिपदीय क्षेत्र मतलब शिवालिक का सबसे निचला भाग जो है वो भावर है और इस भावर में कंकर पत्थर की अधिकता होती है। कंकर पत्थर की अधिकता इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो ढाल में अचानक कमी आ जाती है और इस ढाल में अचानक कमी आने के कारण कंकर पत्थर, गोलास्म, बजरी, ये सारे की अधिकता इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस अधिकता के कारण, इस कंकर पत्थर या गोलास्म या बजरी की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में पारगम्यता अधिक पाई जाती है। मतलब छोटे छोटे कंकर पत्थर पाए जाते हैं जिस कारण यहाँ पर पारगम्यता या सांद्रता अधिक पाई जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। और ये क्षेत्र चूंकि कंकर पत्थर का क्षेत्र है इसीलिए ये क्षेत्र कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं तराई की। तो भावर के जस्ट दक्षिण का भाग जो है वो तराई कहलाता है और ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यहाँ पर जो है जो भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो गई थी वो नदियां फिर से प्रकट हो जाती है। मतलब कि भावर क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त हो गई वो आकर के तराई क्षेत्र में ऊपर धरातल पर प्रवेश कर जाती है। चूंकि यह इस क्षेत्र में नदियां जो है वो पुनः प्रवेश करती है धरातलीय क्षेत्र में, इसीलिए ये क्षेत्र जो है वो काफी दलदली पाया जाता है। इस क्षेत्र में दलदली पाया जाता है और ये दलदली क्षेत्र है। इसके अलावा हम बात करते हैं भावर क्षेत्र से अगर तुलना करते हैं तो तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र की तुलना में कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में भी कृषि कार्य नहीं के बराबर किया जाता है, चूंकि यहाँ पर दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में कृषि कार्य न के बराबर किया जाता है। दलदली होने के कारण इस क्षेत्र में अधिक नमी पाया जाता है और यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं तथा जैव विविधता पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में तराई वाले क्षेत्रों में मच्छर की अधिकता पाई जाती है और इस क्षेत्र के लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा है बांगर। पहला हम लोगों ने देखा भावर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर। बांगर की बात करते हैं तो यह बांगर का क्षेत्र जो है वो उत्तर के विशाल मैदान का सबसे विशाल भाग है, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तार है इसका, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यह वो क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता है, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंतराल पर यहाँ पर बाढ़ का जल पहुंचता है। इसीलिए जिस वर्ष बाढ़ आती है तो वो बाढ़ 3-4 साल के बाद आती है। इस कारण वहां पर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी वो पुरानी हो जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थात ये बाढ़ के ऊपर वाला क्षेत्र है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे बाढ़ नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षेत्र जो है वो बाढ़ के ऊपर का क्षेत्र है। यह जो है भावर तराई के अलावा ये क्षेत्र जो बांगर क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे कृषि कार्य भरपूर मात्रा में किया जाता है। इसके बाद हम लोग लास्ट खादर की बात करते हैं। तो विशाल मैदान का सबसे निचला भाग जो है वो खादर कहलाता है। खादर वह क्षेत्र होता है जहां पर बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचता है और यहाँ पर
जलोढ़ मिट्टी ला करके प्रत्येक वर्ष ये बिछा देती है, जिस कारण ये क्षेत्र जो है वो विश्व की अधिकतम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में से एक है। मतलब कि ये क्षेत्र, खादर का क्षेत्र जो है वो विश्व के सर्वोच्च अधिक उपजाऊ वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर के विशाल पर्वतमाला को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या बृहत हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी, और चौथा बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। इसके बाद हम लोगों ने उत्तर का विशाल मैदान देखा, जिसको देखा कि इसे हम लोग सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जानते हैं, और इसे भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। जो शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे का भाग है उसे भावर कहते हैं। भावर के ठीक दक्षिण का भाग तराई कहलाता है। तराई के दक्षिण का भाग बांगर कहलाता है, और बांगर के दक्षिण का भाग जो कि विशाल मैदान का सबसे निचला भाग है उसे हम लोग खादर कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और महामरुस्थल के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।